Good morning class. Today we will study our chapter number 7, that is combustion and flame. Okay, इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले हम बात करते हैं एनर्जी के बारे में। एनर्जी हमारी डेली लाइफ में हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल है और डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर हम डिफरेंट टाइप की जो एनर्जी है उसका यूज़ करते हैं। एनर्जी बेसिकली हमको जहाँ से मिलती है, जो हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं वो आपकी मिलती है वुड से, कोयले से, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, इन सभी से। बायोगैस भी आती है जिसके अंदर सीएनजी, एलपीजी भी आते हैं। तो इन सब से हमको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। इस एनर्जी जो हमें एनर्जी मिलती है इसका यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं? हम हीट वगैरह गेन करने के लिए, या फिर हम इसका यूज़ करते हैं लाइट गेन करने के लिए। लाइट जब भी कंबसन की प्रोसेस जब भी कहीं पे होगी, या फिर हम कहें कंबसन जहाँ कहीं भी टेक प्लेस करेगा, तो वहाँ पे दो चीज़ें आपकी हमको मिलती हैं। एक तो है हीट और उसके साथ में आपको मिलती है लाइट। हीट मिलेगी और उसके साथ साथ आपको क्या मिलती है? लाइट भी मिलती है। मे बी वो थोड़े अमाउंट के अंदर आपको मिले, लेकिन वहाँ पे आपको लाइट मिलती है। तो यहाँ जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, वुड, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, ये सभी जो आपके आते हैं इनको हम बोलते हैं फ्यूल, ईंधन इनको हम बोलते हैं, जिनमें कंबसन की प्रोसेस टेक प्लेस करेगी और वो हमको हीट और लाइट दोनों चीजें प्रोवाइड कराते हैं। नॉर्मली घरों के अंदर ज्यादातर बच्चे जो गांव से हैं या फिर शहर में भी, क्योंकि सेमी अर्बन एरिया है अपना अभी सरखी दादरी, तो यहाँ पे क्या है कि बच्चे जब भी खाना जब बनता है सुबह या शाम को, तो ज्यादातर जो वो चूल्हे का यूज किया जाता है और चूल्हे में लकड़ियां जलाई जाती हैं। लकड़ियां जब जलती हैं तो उससे आपको क्या मिलती है? हीट मिल रही है। साथ के साथ अंधेरे में अगर लकड़ियां जल रही होती हैं तो आसपास के थोड़े एरिया में भले ही हो, लेकिन वहां पे रोशनी भी होती है। पुराने टाइम की अगर हम बात करें तो केरोसिन ऑयल से जो दिए बनाए जाते थे उनका यूज किया जाता था। ठीक है, बल्ब वगैरह, लाइट वगैरह उस टाइम पे इतनी ज्यादा नहीं थी गाँव के अंदर, तो उसका यूज, केरोसिन के दिए का यूज जो है वो रोशनी के लिए रात के टाइम पे किया जाता था। ओके, अभी आता है कंबसन। कंबसन होता क्या है? तो कंबसन आपका जो है वो होता है जब किसी सब्सटेंस को हम क्या करें, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएं और वो हमको हीट और लाइट प्रोवाइड करवाए। या फिर इसको सिंपल अगर हम बोलें तो कंबसन एक प्रोसेस होती है ऑफ बर्निंग ए फ्यूल। फ्यूल की बोल सकते हो, किसी एक सब्सटेंस की आप बोल सकते हो। जब भी कोई सब्सटेंस बर्न करे, जब भी फ्यूल वहां पे बर्न होता है, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? कंबसन की प्रोसेस बोलते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन आपकी बुक में जो है वो मिलेगी, वो कुछ इस तरीके से होगा कि जब भी किसी सब्सटेंस की ऑक्सीजन के साथ हम रिएक्शन करवाएं तो वो आपको हीट और लाइट प्रोवाइड करवाए। ये जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? कंबसन। सिंपल में आप इसको इस तरीके से ले सकते हो कि द बर्निंग ऑफ ए सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कंबसन। ठीक है। सेकंड आपका आता है फ्यूल। तो फ्यूल आपका क्या होता है? वो सब्सटेंसेस, एक सब्सटेंस होता है जो ऑन कंबसन, कंबसन जब भी होगा तो आपको हीट और लाइट देता है। द सब्सटेंस विच प्रोवाइड अस हीट एंड लाइट ऑन बर्निंग। बर्न करने पे जो आपको हीट और लाइट प्रोवाइड करवा रहा है वो आपका क्या कहलाएगा? फ्यूल कहलाएगा। दो डेफिनेशन अपनी फर्स्ट हो चुकी हैं। ओके, इसके बाद अगर हम बात करें कंबसन की, फ्यूल की, तो यहाँ एक चीज और है। जैसे अगर मान लिया वुड जो है वो मैंने बर्न की, ये मेरा फ्यूल था, इसको मैं बोलूंगा क्या? तो ये जो सब्सटेंसेस होते हैं जो आपके बर्न करते हैं और आपका हीट और लाइट आपको प्रोवाइड करवाते हैं, तो ऐसे सब्सटेंसेस को या ऐसे फ्यूल को हम बोलते हैं कंबस्टिबल सब्सटेंस। कंबस्टिबल सब्सटेंस हम उसको बोलेंगे। तो ये आपका इसके अंदर एड ऑन आप कर सकते हैं। ओके, इसके बाद एक टर्म आती है स्पॉटर ऑफ कंबसन। ये क्या है, क्यों है, कैसे है? स्पॉटर ऑफ कंबसन क्या होता है? किसी चीज के जलने के लिए सबसे जरूरी चीज कौन सी है? आप लोग सोचिएगा उस चीज के बारे में। मे बी आपके माइंड में कुछ इस तरीके से आए कि फ्यूल जो है वो कंबसन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, या फिर आपके माइंड में कुछ और चीज आए, लेकिन जो इसका राइट आंसर होगा, मे बी आप लोगों ने उसको राइट गेस किया हो। तो स्पॉटर ऑफ कंबसन में आपके लिए जो सबसे जरूरी चीज होती है वो है आपकी एयर। एयर के अंदर भी मेनली जो गैस होती है वो है आपकी ऑक्सीजन। अगर हिस्ट्री में इसकी ज्यादा करूंगा नहीं, लेकिन ये ऑक्सीजन ही कंबसन के अंदर जरूरी होती है। ये आपको कैसे पता चलता है? आपको क्या पता कि ऑक्सीजन गैस जो है वो रिक्वायर्ड होती है? तो इसके पीछे एक ब्रीफ हिस्ट्री आती है
एक काफी लंबी चौड़ी हिस्ट्री इसके पीछे है। सबसे पहले कुछ और सब्सटेंसेस को माना जाता था जिनको ये बोला जाता था कि ये कंबसन के लिए जरूरी हैं। उसके बाद साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया, अलग अलग जो चीजें हैं उनके सामने निकल के आई। फिर लास्ट में क्या आया है, लास्ट कंक्लूजन जो साइंस का है वो क्या है कि ऑक्सीजन जो है वो सपोर्टर होती है कंबसन के लिए। अगर कहीं पे ऑक्सीजन नहीं होगी तो आपका जो सब्सटेंस है वो भी बर्न नहीं करेगा। ठीक है, जैसे आप एक आपकी बुक के अंदर भी एग्जांपल शो कर रखा है, आप उसको देख सकते हो कि एक कैंडल को बर्न किया, बर्न करने के बाद आप उसके ऊपर एक इन्वर्टेड गिलास रख दीजिए, उल्टा गिलास जिसको हम लोग बोलते हैं, वो आप उसके ऊपर रख दीजिएगा। आप ऑब्जर्व करेंगे, क्या ऑब्जर्व करेंगे कि कुछ देर तो मोमबत्ती वहां पे जलेगी, लेकिन उसके बाद वो ऑटोमेटिक बुझ जाएगी अपने आप। ठीक है, तो क्यों बुझी है वो? तो गिलास के अंदर जो ऑक्सीजन थी, जब हमने उसको इन्वर्टेड रखा तो उसके अंदर जो ऑक्सीजन थी, जब तक वो थी तब तक मोमबत्ती जली। जैसे ही वो ऑक्सीजन, क्योंकि कोई भी चीज बर्न होगी तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रही है, और चीजों जो भी सब्सटेंस, जो भी फ्यूल आपका बर्न करता है उसका मेन कंस्टिट्यूएंट क्या होता है? कार्बन होता है। तो कार्बन जब भी बर्न करेगा, मेन ज्यादातर क्या मिलता है? कार्बन। कार्बन को हम डिनोट करते हैं C से। ये आपका रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन के साथ, आपका क्या फॉर्म कर देगा? CO2। अगर कंप्लीट कंबसन हुआ है तो, ये भी मैं बाद में बात करूंगा। CO2 आपकी फॉर्म हो गई। तो जो ऑक्सीजन थी, कैंडल इन्वर्टेड गिलास के अंदर जब कैंडल थी तो ऑक्सीजन बर्न हो रही थी, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही थी। एक टाइम ऐसा है कि गिलास के अंदर की ऑक्सीजन खत्म हो गई, कोई प्रोसेस ही नहीं होगी, ऑक्सीजन वहां पे अवेलेबल ही नहीं होगी कि कैंडल ज्यादा जल सके, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या सपोर्ट करती है उसको? नहीं करती, तो वो कैंडल क्या हो जाएगी? बुझ जाएगी। तो इस तरीके से आपकी कंबसन की जो प्रोसेस है वो टेक प्लेस करती है। अच्छा, यहां से एक चीज आई है, कंबसन दो टाइप का होता है। किस तरीके से दो टाइप का होता है? एक तो आपका होता है कंप्लीट और एक होता है आपका इनकम्प्लीट। अभी ये कौन से होते हैं? कंप्लीट कौन सा होता है? इनकम्प्लीट। तो कंप्लीट तो होता है जब जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो उतनी ऑक्सीजन किसी भी बर्निंग फ्यूल को, किसी भी बर्निंग सब्सटेंस को मिलती रहे, तो वहां पे आपका जो कंबसन होता है वो कंप्लीट कंबसन होता है। और कंप्लीट कंबसन का वहां पे कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसको हम क्या बोलते हैं? ये जो गैस, इसको हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इस तरीके से आपका होता है। फिर आता है इनकम्प्लीट कंबसन। तो इनकम्प्लीट कंबसन में क्या होगा? कार्बन ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्शन करेगा, लेकिन यहां पे ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो डिस्टर्ब होती है, मींस उतनी नहीं मिलती जितनी रिक्वायरमेंट होती है। तो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल यहां पे बचेंगे और जो गैस आपकी फॉर्म होती है वो आपकी होती है CO। इसको हम कौन सी गैस बोलते हैं? तो ये आपकी होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो ये आपकी गैस जो है ये यहां पे फॉर्म होती है। तो इस तरीके से आपका कंबसन दो टाइप से हो गया है, फर्स्ट कंप्लीट कंबसन, इनकम्प्लीट कंबसन। अगर इनमें डिफरेंस पूछा जाए तो एक में CO2 गैस प्रोड्यूस होती है, दूसरे के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO गैस प्रोड्यूस होती है। यहाँ ऑक्सीजन की जो सप्लाई होती है वो जितनी रिक्वायरमेंट होती है उसके बराबर या उससे ज्यादा होती है, और यहाँ पे ऑक्सीजन की जो सप्लाई होती है यानी कि जो ऑक्सीजन मिलती है वो क्या होती है? कम होती है, बहुत कम ऑक्सीजन मिल पाती है। तो उसकी वजह से इनकम्प्लीट कंबसन होता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट टर्म है आपकी इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर आपका क्या होता है? तो इग्निशन टेम्परेचर आपका वो मिनिमम टेम्परेचर होता है। हम किसकी बात कर रहे हैं? अभी हम बात कर रहे हैं इग्निशन टेम्परेचर की। इग्निशन टेम्परेचर की। तो इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? द मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू बर्न ए सब्सटेंस। ठीक है, जब किसी सब्सटेंस को बर्न करने के लिए सबसे कम जो टेम्परेचर आपका होता है, रिक्वायर्ड टेम्परेचर जो होता है वो आपका क्या कहलाता है? इग्निशन टेम्परेचर कहलाता है। ओके, इग्निशन टेम्परेचर में आपका अभी इसको अगर डिफाइन करना स्टार्ट करें कि भाई किसका कम होता है किसका ज्यादा होता है, तो एक सिंपल सा एग्जांपल है। आप अपनी नोटबुक के अंदर से अपना कोई पेपर निकालिए, या रफ पेपर आपके पास में कोई है, न्यूज़पेपर है जो वेस्ट हो चुका है अभी, उसका आप यूज कीजिएगा। उस पे आप क्या कीजिएगा? अपनी मैच स्टिक लीजिए, उसको जलाइए और पेपर के पास लेके जाइएगा। आप ऑब्जर्व करोगे कि आपने जैसे ही उसको बर्न करना स्टार्ट किया वो जलना स्टार्ट हो गया, आसानी से जल जाएगा।
अभी आप एक काम कीजिएगा, एक मोटी लकड़ी का टुकड़ा लीजिएगा, उस मोटी लकड़ी के टुकड़े को अगर आप बर्न करना स्टार्ट करते हैं तो क्या वो आसानी से जलेगा? नहीं जलेगा। माचिस की एक मैच स्टिक जो है, सिंगल मैच स्टिक से हो सकता है जल जाए, हो सकता है ना भी जले, ठीक है। लेकिन अगर आपने मोटा लिया है तो वो एक मैच स्टिक से आपका बिल्कुल भी नहीं जलेगा। नॉर्मली गांव से हैं, गांव में हम लोग देखते हैं कि हम क्या करते हैं, पहले कुछ ऐसे जो वुड जो होती है, लकड़ी जो होती है, कुछ ऐसी पतली लकड़ियां लेते हैं जो आसानी से जल जाएं, पहले वो लगाते हैं, ठीक है। और उसके बाद में हम क्या करते हैं, मोटी लकड़ियां लगाने का काम करते हैं। तो वो क्यों? ताकि जो मोटी लकड़ी है उसको जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, उसको जो टेम्परेचर चाहिए, वो टेम्परेचर उसको मिल जाए। तो इस तरीके से ये प्रोसेस होती है आपकी। ये आपका क्या है, इग्निशन टेम्परेचर के ऊपर बात हो गई है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो है आपकी कैलोरीफिक वैल्यू। अभी ये जो चीज है कैलोरीफिक वैल्यू, ये होती क्या है? तो कैलोरीफिक वैल्यू जो है, सबसे पहले तो ये लिया कहां से गया है? तो साइंस के अंदर एक वर्ड है कैलोरी। कैलोरी जो है वो एनर्जी की यूनिट होती है, ठीक है, और वहां से कैलोरीफिक वैल्यू को ड्राइव किया गया है। हालांकि जो इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग जो यूनिट आती है, यानी कि एसआई यूनिट जो होती है हीट की अगर आपसे एसआई यूनिट अगर पूछी जाती है तो हीट की एसआई यूनिट क्या होती है? हीट की एसआई यूनिट होती है जूल, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल जे के थ्रू, ठीक है। जूल होती है हीट की जो एसआई यूनिट होती है, वो जूल हो गई है। अभी जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है, कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ए यूनिट मास सब्सटेंस। अभी यूनिट क्या होता है? तो यूनिट, जैसे मैं अभी कहूं तो मैंने बता दिया हीट की यूनिट जो है जूल होती है। तो साइंस के अंदर यूनिट दो तरीके से यूज किया गया है। एक तो जैसे हीट की यूनिट, हीट को हम किस में लिखते हैं? जैसे चीनी का अगर एग्जांपल दूं तो चीनी आप किस में लेके आओगे? ग्राम में लेके आओगे, किलोग्राम के अंदर लेके आओगे, वो उसकी यूनिट हो गई है। हीट की यूनिट क्या हो गई है? जूल हो गई है। पीछे हमने पढ़ा है टेम्परेचर की यूनिट केल्विन हो सकती है, फ़ारेनहाइट हो सकती है, ठीक है, उसके बाद सेल्सियस हो सकती है। तो ये चीजें हैं। मास का क्या होता है? किलोग्राम होता है। सेम जो यूनिट है, दूसरा वर्ड दूसरी जगह जो यूज किया गया है, वहां यूनिट का जो मतलब होता है, यूनिट वो स्टैंड करता है इक्वल्स टू 1। ये 1 के इक्वल होता है, एक, ठीक है। यानी कि 1 ग्राम मास जब आपका बर्न किया जाए, उससे आपको कितनी हीट मिल रही है, वो आपकी क्या कहलाती है? कैलोरीफिक वैल्यू कहलाती है। इसकी जो यूनिट होती है, यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू, वो आपकी होती है किलो जूल पर ग्राम। इस तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं। जे स्टैंड्स फॉर जूल, के स्टैंड्स फॉर किलो, किलो जूल पर ग्राम, ये जो होता है ये आपकी यूनिट होती है। तो इसमें आपकी पूरी वो आ गई है कैलोरीफिक वैल्यू। अच्छा, कैलोरीफिक वैल्यू के रिगार्डिंग में आपकी बुक के अंदर एक टेबल दे रखी है, उस टेबल में आप देख सकते हो सबसे कम कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है वो आपकी होती है कैटल डंग की, पशुओं का गोबर जिसके उपले बनाते हैं हम, ठीक है। हमारे गांव के अंदर आज भी उनका यूज किया जाता है दूध वगैरह को गर्म करने के लिए, ठीक है। अदर प्रोसेसेस में भी उसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो जो उपले हैं उनकी कैलोरीफिक वैल्यू सबसे कम होती है, मीन्स उनसे सबसे कम हीट एनर्जी आपको मिलती है। जबकि सबसे मैक्सिमम जो है वो किसकी होती है? तो वो होती है हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन की जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है नियर अबाउट वो आपकी होती है 150 किलो जूल पर ग्राम। अगर हम एनिमल डंग वगैरह की अगर बात करें तो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू नियर अबाउट 10 to 15 में आपकी आती है, इनके इन बिटवीन में वो होती है, ठीक है। तो अगर आप हाइड्रोजन के कंपैरिजन में देखो तो आपकी जो एनिमल डंग है उसकी काफी कम वैल्यू आती है। लेकिन हाइड्रोजन जो है उसके हम एज ए फ्यूल आज तक यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी वो बर्न करती है तो एक तो पॉपिंग साउंड प्रोड्यूस होता है वहां पे, पक पक इस तरीके से आवाज जो वो आती रहेगी वहां पे। और दूसरा हाइड्रोजन जो है आपका उसको कंट्रोल तरीके से हम अभी यूज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट उसका यूज हम नहीं कर सकते हैं। हालांकि हाइड्रोजन का यूज जो वो स्पेसक्राफ्ट के अंदर यूज किया जाता है, उसको ऑक्सीजन के साथ मिक्स करके और उसको एज ए फ्यूल जो है स्पेसक्राफ्ट जो होते हैं उनके अंदर हम यूज कर रहे हैं, कंटिन्यूस का यूज हो रहा है। तो ये था कैलोरीफिक वैल्यू। इसके बाद एलपीजी 55 के आसपास होती है, सीएनजी जो है वो भी 50 के इन बिटवीन में होती है। इसके अलावा पेट्रोल की अलग होती है, डीजल की अलग होती है, वो आप अपनी बुक के अंदर टेबल के अंदर देख सकते हो।
नेक्स्ट जो अपना टॉपिक आएगा वो है टाइप्स ऑफ फ्यूल, उसको भी करते हैं हम। ओके, जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है अभी वो है अबाउट टाइप ऑफ फ्यूल्स। तो डिफरेंट टाइप के फ्यूल जो हैं वो आप देख सकते हैं, लेकिन इस चैप्टर के अंदर मेनली हम जिनका बात करेंगे उनमें आपका आता है कोयला, पेट्रोलियम और बायोगैस। तो मैं यहाँ पे मैंने बायोगैस का डायग्राम बनाया है कि बायोगैस आपको किस तरीके से मिलती है। ये एक उसका सेटअप होता है जो नॉर्मली विलेजेस के अंदर जो है लोग जो पशु वगैरह रखते हैं वो आराम से इस सेटअप को बना सकते हैं। और गवर्नमेंट जो है डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू इसकी एडवर्टाइजमेंट वगैरह भी करती है, लोगों तक इस संदेश को पहुंचाने का भी काम करती है, और इसके ऊपर सब्सिडी वगैरह जो भी प्रोवाइड करवाने का काम करती है, ताकि लोग इस चीज को ज्यादा से ज्यादा फॉलो अप करें। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल बायोगैस आपकी मिलती कैसे है? तो बायोगैस जो है वो अनएरोबिक, ये आपका होता है अनएरोबिक फर्मेंटेशन। अनएरोबिक फर्मेंटेशन की एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू आपको क्या मिलती है? बायोगैस मिलती है। ठीक है, अच्छा मिलेगी किससे? तो एनिमल डंग जो है और जो होम वेस्ट जो होता है, होम सीवेज जो होता है उसका उन दोनों को मिक्सअप करके हम डालते हैं इस टैंक के अंदर में। इसका पूरा मैं स्ट्रक्चर एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ ये जो टैंक होता है ये आपका होता है इनलेट टैंक इनलेट, जहां पे आप अपना जो भी वेस्ट है, जो भी कैटल डंग है उसको आप डालोगे। यहां मैंने एक वर्ड लिखा है स्लैरी, स्लैरी को मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूं। स्लैरी आपका क्या होता है? स्लैरी आपका होता है कैटल डंग प्लस वाटर, यानी कि पशुओं का जो गोबर होता है उसके अंदर पानी मिक्स करके हम उसको लिक्विड टाइप बना दें, और उसके बाद उसको हम क्या करेंगे? इस टैंक के अंदर डाल देंगे। फिर वो इनलेट पाइप के थ्रू, ये जो पाइप बनी हुई है ये आपके है इनलेट पाइप, इसके थ्रू होते हुए वो इस टैंक के अंदर आ जाएगा। इस टैंक में क्या होगा? तो ये जो टैंक है ये आपका है डाइजेस्टर टैंक, जहां पे क्या होगा? डाइजेशन की प्रोसेस होगी उसकी, मींस उसके ऊपर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इस स्लैरी के ऊपर एक्ट करेंगे, इसको डिग्रेड करेंगे, और यहाँ पे एक गैस फॉर्म होती है। जो गैस आपकी कौन सी होती है? बायोगैस होती है। बायोगैस जो है उसके अंदर एक गैस नहीं होती है, उसके अंदर काफी सारी गैसेज होती हैं। उसके अंदर आपकी मीथेन होती है, उसके अंदर आपकी हाइड्रोजन होती है, उसके अंदर आपकी हाइड्रोजन सल्फाइड होती है, उसके अंदर आपकी CO2 गैस भी थोड़ी अमाउंट के अंदर जो है वो प्रेजेंट होती है। तो ये सारी गैसेज उसके अंदर होती हैं, लेकिन ये जो गैस है जिसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं मीथेन। ये आपकी सबसे ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होती है, यानी कि ये मेन कंस्टिट्यूएंट होती है किसकी? बायोगैस के लिए में। वो गैस यहाँ पे आएगी, वो गैस क्या होगी? लाइट होने की वजह से गैस आपकी ऊपर की तरफ उठेगी। यहाँ ये एक गैस होल्डर चैम्बर बना हुआ है। जो गैस यहाँ से निकल रही है, जो बायोगैस ऊपर की तरफ उठ रही है, वो क्या होगी? इस टैंक के अंदर आके कलेक्ट हो जाएगी। ये टैंक जो है स्टील का बना हुआ है, और ये अपने आप ऊपर या नीचे हो सकता है, ऑटोमेटिक अपने आप ऊपर नीचे हो सकता है। जब इसके अंदर गैस आ जाएगी तो ये ऊपर की तरफ उठ जाएगा, और जब इसके अंदर से गैस निकाल लेंगे, अभी निकालेंगे कहां से? तो उसके ऊपर ये एक वाल लगी होती है। ठीक है, ये एक स्मॉल पाइप है जिसको हम जो है पाइप्स के थ्रू में फिर हम इसको अपने किचन वगैरह के अंदर इसकी सप्लाई लेके जा सकते हैं, या फिर जहां भी हमको यूज करना है वहां हम उसको लेके जा सकते हैं। तो ये हो गया, ये वाल लगी हुई है। जब हमको रिक्वायरमेंट है वाल को ऑन किया, जब हमें रिक्वायरमेंट नहीं वाल को ऑफ कर दिया। ये गैस होल्डर, जब गैस इसमें आ जाएगी तो ऊपर, और जब गैस इसमें से निकलती चली जाएगी तो आहिस्ता आहिस्ता नीचे एक लिमिट तक आएगा। ये जो वॉल, ये बीच में जो है ये एक वॉल बनी हुई है जिसको हम बोलते हैं पार्टीशन वॉल, जो डाइजेस्टर टैंक में अलग रखती है। किसको? इसको और इसको, इन दोनों को आपस में अलग रखती है। अभी जो स्लैरी है उसका क्या होगा? तो जब गैस इसके अंदर से निकल जाएगी तो वो स्लैरी आपकी फ्लो करती है ओवर टैंक, आउटलेट पाइप के थ्रू होते हुए ओवरफ्लो टैंक के अंदर चली जाएगी। मींस जब ये टैंक भरना स्टार्ट हो जाएगा तो यहां से इसमें आएगा, और इसके थ्रू ये आपका कहां चला जाएगा?
इसके अंदर चला जाएगा। ओवरफ्लो टैंक, इसकी जो एक खासियत है इस टैंक की, ये इस टैंक से लो लेवल पे होता है। लो लेवल का मीन्स यहां तो वो चीज जा नहीं पाएगी, तो वो कहां जाएगी, प्रेशर की वजह से इस साइड वाले टैंक के अंदर चली जाएगी। ये ओवरफ्लो टैंक होता है, जिससे फिर उसको स्लरी जो है उसको हम बाहर निकालेंगे और उसका यूज फिर हम हमारे खेतों के अंदर कर सकते हैं, बगीचे वगैरह के अंदर कर सकते हैं, एज ए मैन्योर हम उसका यूज जो है वो कर सकते हैं, एक खाद के रूप में हम उसका यूज कर सकते हैं। तो ये आपका बायोगैस का था। अच्छा, बायोगैस के कुछ बेनिफिट होते हैं, वो मैंने आपको कुछ बता दिया कि गवर्नमेंट इसके लिए सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड करवाती है, इसको डिफरेंट चैनल्स के थ्रू, डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू वो इसको प्रमोट कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका यूज करें। इसके साथ साथ में जब मीथेन है, मेन कंस्टिट्यूएंट मीथेन होती है, जब ये बर्न होगी तो यहाँ से कोई सूट नहीं निकलता, धुआं नहीं निकलता है, ऐस नहीं बचता, ठीक है, राख वगैरह नहीं बचती है, पॉइजनस गैसेज वहां से नहीं निकलती हैं। मेनली जब आपकी मीथेन बर्न करेगी तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन क्या फॉर्म होता है, CO2, H2O और हीट। ये एक जर्नल इक्वेशन आपकी बनती है कि मीथेन जब भी बर्न होगा तो वहां से क्या फॉर्मेशन टेक प्लेस करेगी। तो मीथेन बर्न होगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, वाटर निकलेगा और उसके साथ में हीट निकलेगी। ये एक आपकी पूरी प्रोसेस थी बायोगैस के लिए। इसके नेक्स्ट जो आपका आता है वो आता है कोयला, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट जो आपका है वो है कोल। कोयला जो है वो पुराने टाइम से, एंशियंट टाइम से हम इसका क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं और काफी ज्यादा इसका यूज किया जाता है। माइंस में हम इसको निकालते हैं और उसके बाद हम इसका यूज करते हैं। कोयला आज के टाइम पे भी काफी ज्यादा यूज हो रहा है बिजली बनाने के लिए, घरों में ईंधन वगैरह के रूप में इसका जो है काफी ज्यादा यूज किया जाता है। और कार्बन, इसका जो कोल है इसका भी मेन कंस्टिट्यूएंट होता है, जो इसके अंदर मेन चीज होती है वो आपकी क्या आती है, कार्बन आती है। मीथेन भी आपने देखा होगा, तो मीथेन का फॉर्मूला था CH4, वहां पे भी आपका क्या प्रेजेंट था, कार्बन प्रेजेंट था। तो यहाँ पे भी आपका क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन। कोयले के अंदर कार्बन आपका प्रेजेंट होता है, इसका हम लंबे टाइम से यूज कर रहे हैं। कार्बन जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा CO2, तो ये आपका क्या फॉर्म करता है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कब, मैंने आपको पहले बता दिया है ये चीज, यही चीज हम इसके अंदर भी पढ़ेंगे, ठीक है। कंप्लीट कंबशन अगर होगा तो CO2 गैस बनेगी। ये आप एक डिसएडवांटेज मान सकते हैं कि कई बार अगर ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो पुअर होती है, कम होती है, तो उस टाइम पे आपका कार्बन जब भी बर्न करेगा तो वो क्या फॉर्म करेगा, CO। ये काफी ज्यादा एक पॉइजनस गैस होती है, काफी जहरीली होती है और इसमें इंसान का दम वगैरह जो है वो घुट जाता है, इससे उसकी डेथ भी हो सकती है। इसके अलावा कार्बन के कुछ एक कार्बन के अंदर जो कोयले के अंदर जो कार्बन है उसकी क्वांटिटी अलग अलग होती है। 4 टाइप का मेनली जो है आपका कोयला जो है वो प्रेजेंट है इंडिया के अंदर में, और 4 टाइप उसके हम पढ़ते हैं और उनमें कार्बन का जो क्वांटिटी है वो लगभग 55 से 50 to 90% जो वो हो सकती है। हालांकि कार्बन जो है वो एडवांटेजेस के साथ साथ अपने कुछ एक डिसएडवांटेजेस भी रखता है। डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहला हम इसी को रख लेते हैं, ठीक है। जब भी इनकम्प्लीट कंबशन होगा, कार्बन को ऑक्सीजन अगर अच्छे से नहीं मिलती है तो CO गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस वहां पे प्रोड्यूस होती है, जो काफी ज्यादा पॉइजनस होती है। इसके बाद अगर इसी के अंदर हम दूसरी बात करें तो कार्बन के अंदर जो भी सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जितने भी सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं वो सारे कंबसिबल नहीं होते, वो सारे जल जाएं ये जरूरी नहीं होता। इट मीन्स ये क्या छोड़ेगा, एश छोड़ता है, राख। कोयला जब भी आप जलाओगे तो उससे हमें आपको क्या मिलेगी, राख मिलेगी, ठीक है। थर्ड जो आता है वो इसमें आता है सूट का। बहुत ज्यादा धुआं भी, जो कार्बन को जब आप बर्न करोगे तो वहां से क्या निकलता है, धुआं भी निकलता है। इसके अलावा अगर आप बात करो तो कार्बन के अंदर कुछ एक इम्प्योरिटीज आपकी प्रेजेंट होती हैं, जैसे सल्फर की, नाइट्रोजन की, ये इम्प्योरिटीज आपकी इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। इनमें क्या होगा, तो ये जब भी रिएक्शन करेंगे, मान लिया सल्फर बर्न कर रहा है तो आपका क्या फॉर्म करेगा, SO2, ये SO3 भी फॉर्म कर सकता है। सेम नाइट्रोजन होता है, ये NO2 फॉर्म कर सकता है, NO3 फॉर्म कर सकता है।
तो ये जो गैसेज होती हैं ये आपके एयर के अंदर जाएंगी और एयर के अंदर जाने के बाद में ये काफी ज्यादा खतरनाक होती हैं, ठीक है। काफी ये एयर को पोल्यूट करने का काम करती हैं। बारिश के अंदर बारिश का पानी जब आता है उसके साथ मिलेंगे एसिड रेन की फॉर्मेशन वगैरह सारा इन गैसेज के थ्रू किया जाता है। अगर ये गैसेज नहीं होती तो एसिड रेन की फॉर्मेशन जो हो नहीं होती। ये गैसेज एयर को पोल्यूट करने का काम करती हैं। ओके, इसके बाद जो इसके अंदर फिफ्थ आता है हेल्थ इश्यूज भी होते हैं। हेल्थ इश्यू में दमा वगैरह की, अस्थमा वगैरह की जो प्रॉब्लम है वो देखने को मिल सकती है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही कर रहे हैं। आज के वीडियो में अपना एक पार्ट था पेट्रोलियम का, टाइम ज्यादा लंबा हो गया तो मैं उसको छोड़ रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसके अंदर हम इस पार्ट को भी कवर अप करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।